करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अहम कदम उठाया है, ऐलान किया है, फैसला हुआ है कि पनामा लीज की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करेगी और वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की मुख्तलिफ दरख्वास्तें, जिसमें सबसे अहम दरख्वास्त जनाब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ समेत तमाम फरीकीन को 2 हफ्ते के बाद पेश होने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का, अपने वकील पेश करने का नोटिस जारी कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से भी, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पुकारते रहे थे। उन्होंने कहा था कि पनामा लीक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले। आज की इस डेवलपमेंट के बाद ये बात अब तय हो गई है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है, जहां पर इमरान खान के अलावा जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब की, इसके अलावा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब की और जनाब शेख रशीद साहब की दरख्वास्तें मौजूद हैं, जिसमें बुनियादी बात ये कही गई है कि पनामा लीक्स के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को वजीर आजम की हैसियत से नाअहल करार दे दिया जाए। आज जनाब इमरान खान का इस सिलसिले में कलीदी और बहुत अहम मुतालबा पूरा हुआ है। ये पहला कदम है कि हमारा जो बादशाह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कहा है कि यहाँ बादशाहत है, बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को क्यों बंद करना चाहते हैं? अगर आपको मुल्क के इदारों पर एतमाद है जहाँ आप खुद आए हैं, तो फिर इसका फैसला यहाँ होने दें। हर जगह मियां नवाज शरीफ हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। एहतसाब से हम घबराते नहीं। इमरान की मूव जो है वो डेंजरस है। वो हर कीमत पे चाहते हैं कि अगर मैं नहीं आ सका तो फिर जमहूरियत गिर जाए, खुदा न खास्ता, और ये उस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा हक है एहतजाज करना, वो एहतजाज रहेगा। वो सिर्फ एक ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। वो सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के खिलाफ है, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने जाती एजेंडा के लिए मुल्क के दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाए। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूं कि पहले तो आप सुओ मोटो एक्शन लेते थे ऐसी चीजों पे। आपने माजी में सुओ मोटो एक्शन लिया है। ये तो इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है। कौम इंसाफ चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आज तक सिर्फ गरीब आदमी, मस्कीन, कमजोर वो पकड़े जाते हैं और जेलों में जाते हैं। ये रंगे हाथ पकड़ा गया, तो क्या करेंगे इसका? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से ये बहुत अहम फैसला कर लिया है कि अब वो इस केस की समाअत करेगी। ये केस अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसे मेंटेन न होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि वो अब इस केस की मुकम्मल समाअत करेगी और इस हवाले से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है। इसमें एक और बहुत अहम पेशरफ्त है कि आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐलान सामने आया, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ दूसरे फरीक़ैन को नोटिस हुआ, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब से बात सामने आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। TROs का तनाज़ा शुरू करके तहकीकात की राह में रुकावटें खड़ी की गई थी। इसके साथ ही एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जैसी ही खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा, पाकिस्तान के तिजारती हल्कों में और आमतौर पर तासुर हुआ कि शायद अब इसमें कोई बड़ा तसादुम ना हो पाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में आ गई है और वहां पर ये एक बेहतरीन और बड़ा फोरम है जहां पर इस मामले का फैसला
हो सकता है। शायद यही वजह थी कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स इस खबर के आते ही तकरीबन 750 पॉइंट का फौरी तौर पर इसमें इजाफा हुआ और इख्तिताम पे तकरीबन 622 पॉइंट के इजाफे से 41,546 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ, जो स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। और यकीनी तौर पे इससे ऐसा लगा कि इन्वेस्टर्स के जहन में वो नर्वसनेस कुछ कम हुई है, जो कि इस हवाले से अगले 15 दिन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होनी हैं, जो होने वाली हैं, उस हवाले से जो इससे पहले खदशात थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऐलान और ये फैसला कि वो इस केस की भरपूर समाअत करेगी, जहां पर इसका फैसला होगा शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, सराजुल हक साहब, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब की पिटीशंस पर। इस पर अब तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, ये हम पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी मुतालबा आज पूरा हो गया, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। आपकी वहाँ पर दरख्वास्त भी मौजूद है, शेख रशीद साहब की दरख्वास्त मौजूद है, बेस्ट फोरम है, हाईएस्ट फोरम है। तो अब आप इस फोरम के फैसले का इंतजार करेंगे और इसका फैसला कि ये पनामा लीक्स में करप्शन हुई है नहीं हुई है, जो भी मामलात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगी और फिर उसको फिर कौम फॉलो करे। जी, इसके कामरान भाई, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बात की वो हमारे ख्याल में खुशाइंद है और एक अच्छा उन्होंने इकदाम लिया है, लेकिन ये पहला कदम है। अभी हेयरिंग नहीं शुरू हुई केस की, अभी तो उन्होंने सिर्फ नोटिस सर्व किया है तमाम रिस्पोंडेंट्स को कि उनका भी वो मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं और वो मौक़िफ़ यही होगा ना, के बाद वो ये नोटिस होगा, मौक़िफ़ तो दोनों का सुना जाएगा ना जब भी फैसला होगा, वो तो जाहिर है ना। नहीं कामरान भाई, आप समझे नहीं कि केस सुना जाए या ना सुना जाए, ये अभी इस बात पे मौक़िफ़ लिया जाएगा। अभी ये केस नहीं शुरू हो रहा। जब 2 हफ्ते के बाद बुलाया जाएगा इनको, तो उनकी नुक्ता नज़र सुना जाएगा कि क्या उनके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो फैसला करेंगे तो फिर मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर केस की हियरिंग शुरू होगी, अगर वो ये फैसला करते हैं। एक अच्छा पहला कदम है। मेरे ख्याल में हम सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी कौम को, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है एहतजाज की, देखें ये बात जो है वो आप मेरे बहुत टॉप लॉयर्स जो हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है और वो इस बात को मानते हैं कि एहतजाज जारी रखना और साथ ही साथ कोर्ट के अंदर केस चलते रहना, दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, आज एक पिटीशन इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी कि इस तहरीक इंसाफ को रोक दिया जाए कि वो 2 नवंबर की कॉल जो है वो वापस ले लें या वो ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि ये भी कबल अज़ वक्त है और अभी वो इस लेकिन असद साहब इसमें एक अहम बात है ना, क्योंकि जो एहतजाज है, फैसला जो आखिर, जब मैं कंप्लीट कर लूं कामरान भाई, मैं कंप्लीट सिर्फ फरमाइए कि उसका भी फैसला आखिरकार के वो कानूनी है या नहीं है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी आखिर में फैसला। अच्छा, अब इसमें एक अहम बात यह है कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आप खुद कह रहे हैं कि खुशाइन अमल है। अब आपका जो एहतजाज है 2 नवंबर का, ये एक मामूल की सियासी एक्टिविटी नहीं है। खान साहब कह चुके हैं कि ये आखिरी मार्का है, ये फैसला कुन मार्का है। ये खत्म होगा उस सूरत में जब नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे या उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा। उस मामले पे, यानी कि वो मामला जो कि आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा चुके हैं। अब पनामा के मामले पर, करप्शन के मामले पे, पनामा के मामले पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने से पहले वजीर आजम को इस एहतजाज के जरिए इस्लामाबाद को बंद करके मजबूर करेंगे कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो एक अलग बात है। जो नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया गया है वो ये मुतालबा नहीं था, आपने कहा कि या वो मुस्तफ़ी हो जाए या वो अपनी हुकूमत ख़त्म कर दें। मुतालबा ये रखा गया है कि या वो अपनी कुर्सी से हट जाएं क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम उठे हुए हैं और उनके नीचे का जो तमाम तफ्तीशी निज़ाम है जो वफाकी हुकूमत की दायराकार के अंदर आता है, वो सुप्रीम कोर्ट का उन पर डायरेक्ट दायराकार में नहीं है, वो सब मफलूज हुआ है। पिछले 6.5 माह से कोई तफ्तीश नहीं हो सकी है। तो या तो वो अपना स्टेप डाउन कर दें या जो अपोजिशन की टीआर जो कि बिल एक सेनेट पास भी कर चुकी है, उस बिल को वो मंजूर कर लें। उन दोनों में से जो भी रास्ता इख्तियार कर दें।
सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है और इसकी अच्छा, जरूरत आज माफ भी कीजिएगा मौजूद है। असद सुप्रीम साहब, कोर्ट जब आई एम डिलीट सॉरी, करेगी- इस वक्त मैं जरा आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा। ये जरा आप बता दीजिए कि ये मुतालबा भी शामिल है इस एहतजाज में, और ये एहतजाज इस बात पे भी खत्म हो सकता है कि जो सेनेट में बिल है इस हवाले से, पार्लियामेंट में जो बिल पहुंचा है पनामा के हवाले से, क्योंकि अब तो आप गोया पार्लियामेंट का तो बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत के पास ये चॉइस है कि उस बिल को मंजूर होने दे, उसके बावजूद ये एहतजाज खत्म हो जाएगा, फिर आप इस्तीफे की बात नहीं करेंगे नवाज शरीफ साहब के। जी, ये तो इमरान खान साहब ने जो डिमांड मुतालबा रखा था, वो मुतालबे में उन्होंने दो चीजें दी थी, या ये कर लें या ये कर लें, जिसको वो आसान अवामी जुबान के अंदर ये कहते हैं कि या इस्तीफा दे दें या तलाशी दे दें। तो वो जो तलाशी है, वो तलाशी का दायरा कार और तरीकेकार जो है, वो तरीकेकार है ही वही TORs की बुनियाद के ऊपर जुडिशल कमीशन का बनना। इस पर मैं एक चीज मजीद ऐड करना चाहता हूं कि यह भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इस किस्म का एक कमीशन बना दे और खुद वो तयन कर दे कि क्या इख्तियारात होंगे उसके, क्योंकि जो हुकूमत ने जिस कमीशन के तहत 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत उनको कमीशन बनाने को कहा था, उसको तो वो मुस्तरद कर चुके हैं और दुरुस्त कर चुके हैं। तो या पार्लियामान इस TOR की बुनियाद के ऊपर ये जुडिशल कमीशन बनवाए, या सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर करके तो ऐसा कमीशन, सर वैसा आपने बाख्तियार कमीशन फिर बनाए, पार्लियामान फिर ही तहकीकात हो का सकती है। ये जब फैसला है पार्लियामान का, उससे निकल क्यों आए आप? उस पार्लियामान के में शरीक क्यों नहीं है? आपने उसका बॉयकॉट का क्यों फैसला कर दिया कि अब आप नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में? ये इतना अहम मामला है, आप उससे पहले वहां से निकल आए हैं। वो आप वो वोटिंग के लिए ले आए वो वाली करारदाद, हम जाके वोट डाल देंगे उसके लिए, उसमें कोई इबाम नहीं है। जो पार्लियामान की जिम्मेदारी है, पार्लियामान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करी, अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही। और ज्यादा तअज्जुब की बात यह है कि ये उसके बावजूद है कि उसी पार्लियामान के फ्लोर पे वजीर आजम खड़े होकर कह चुके हैं कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली मेंबर्स को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। लेकिन वही पार्लियामान की जो TOR की कमेटी बनी, उसमें हुकूमती अरकान ने कहा कि हम नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होने देंगे। तो हुकूमत की जो TOR कमेटी के अंदर जो पोजीशन थी और जो वजीर आजम ने पोजीशन ली अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसमें खुला तजाद नजर आ रहा है। तो वजीर आजम की बात अगर आज भी मान जाए और वो TOR के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए और वो जुडिशल कमीशन बन जाए, तो मसला हल हो तो जाएगा। गोया के ये धरना जो है आपका, ये जुडिशल कमीशन के बनने पे या सेनेट से बिल पास होने पर भी खत्म हो जाएगा। आप वजीर आजम के इस्तीफे का फिर मुतालबा नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि आपकी तलाशी वाला मुतालबा पूरा हो गया। जी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि इमरान खान साहब बार बार दोहरा चुके हैं और उन्होंने कहा यही है कि आपके पास दो रास्ते हैं, या इस्तीफा दे दें या तलाशी दे दें। और तलाशी का मतलब यह है कि सेनेट में ये बिल जो है, ये पार्लियामेंट में जो बिल है पनामा के हवाले से, ये मंजूर हो जाए, यह आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफी है। जी बिल्कुल, जो ऑपोजिशन की TOR देखें, हमारा तो मुतालबा जो है, हमने खलत अलग से बैठ के इमरान खान ने को खुद से नहीं लिखा था। 9 सियासी जमातें बैठी, वो 9 सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से एक TOR मुरतब किया। उसी की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान के अंदर कमेटी बनाई गई। कमेटी के अंदर हुकूमती अरकान भी थे, ऑपोजिशन के अरकान भी थे, तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा थी। उसकी मीटिंग्स हुई और वो आके डेडलॉक हो गया। और डेडलॉक हुआ किस बात के ऊपर कि हुकूमती अरकान कहते थे कि वजीर आजम जो है उनका एहतसाब नहीं हो सकता। अगर उस वक्त वो डेडलॉक ना होता तो हम आज खड़े ही ना होते ना। वो 4 महीने हमने जाया कर दिए, चले अब कर दें, देर आयत दुरुस्त आयत। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर, हमसे कह रहे थे कि अब 2 नवंबर की जो सूरत हाल है उसकी वो तशरीह कर रहे थे, उसकी फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे कि 2 नवंबर को यही सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत हर सूरत में खत्म हो, ये भी नहीं है कि हर सूरत में जनाब नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे। उन्होंने एक और चीज एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ तलाशी दे, तो तलाशी का आम मतलब ये हो सकता है कि पार्लियामेंट में पनामा के हवाले से, पनामा पेपर्स के हवाले से जो बिल आ रहा है, जो कि जिसको तमाम सियासी जमातें तरतीब दे रही हैं, अपोजिशन की उसमें हिमायत है, उस बिल को मंजूर कर लिया जाए तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। गोया के वो जो मैसिव शोडाउन की जिसका मतलब ये था कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, वो अब तहरीक इंसाफ का हदफ नहीं है, अकॉर्डिंग टू जनाब असद उमर, जो कि अभी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक जारी। इस वक्त जो कशमकश है कराची की सियासी कुव्वतों की, उसमें एक और पहलू, एक और नया रंग। आज पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफा कमाल की बारी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम नुकात उठाए और खास तौर पे और सिर्फ गवर्नर से डॉक्टर इशरतुल इबाद उनका टारगेट थे। कई एक अहम मामला ऐसे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि सीरियस हैं और अहम हैं। उनमें से एक मामला है गवर्नर सिंध की बरतानवी शहरियत
या दोहरी शहरियत, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। जारी कशमकश कराची की सियासी कुव्वतों के दरमियान जो कई दिन से जारी है, उसमें आज बारी थी सैयद मुस्तफ़ा कमाल की, और उन्होंने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद थे, जिन्होंने कल सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से अहम गुफ्तगू की थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आए थे और मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद किए थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज जो सबसे अहम बात की वो कोई खुफिया राज नहीं है, एक ओपन है, सीक्रेट है, मगर ओपन सीक्रेट जो कि आज उन्होंने जिसका जिक्र किया, जो कि पाकिस्तान के तमाम अहम लोगों के इल्म में है, या तकरीबन हम ये समझ सकते हैं कि वो हर सूरत में इसके बारे में जानते हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद दोहरी शरीयत के हामिल हैं, उनके पास बरतानवी पासपोर्ट भी है, और गवर्नर बनने के बाद भी वो तवील अरसे तक बरतानवी हुकूमत से माहाना वजीफा लेते रहे, जो कि अनएम्प्लॉयड लोगों को बरतानिया में दिया जाता है और जो कि उनके शहरियों के लिए मुख्तस होता है। मुस्तफ़ा कमाल ने आज इस हवाले से जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बहुत अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि पाकिस्तान में ये मौजू बहुत अहम रहा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का आईन और कानून इसकी मुकम्मल तौर पे नफी करता है। इस हवाले से आज सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वो सूबे के 14 सालों से गवर्नर हैं, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो कि डुअल नेशनल हैं। आप इस मुल्क में एक एमपीए को तो नहीं बैठने देते असेंबली में, एक एमएनए को तो असेंबली में नहीं बैठने देते, एक सेनेटर को तो आप असेंबली में नहीं बैठने देते डुअल नेशनलिटी के ऊपर के रखते हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की एमएनएशिप जो है वो कैंसिल कर दी है, लोगों को डीसीट कर दिया, एमपीएस को, लोगों सेनेटर्स को जो डीसीट कर दिया है। ये किस जंगल के कानून के तहत इशरतुल इबाद साहब 14 सालों से मलका बरतानिया से वफादारी का हल्फ लेने के बाद 14 सालों से ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ गवर्नर हाउस सिंध में बैठे हुए। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि रुकने असेंबली की अहलियत के मुताबिक पाकिस्तान के आइन की शिक 63A(3) के मुताबिक रुकने असेंबली बनने के लिए लाजिम है कि वो शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी ना हो। अब ये एक अहम बात है जिसमें यह कहा जा सकता है कि ये कानून तो सिर्फ रुकने असेंबली के लिए है, मगर इसके लिए एक और बहुत अहम मामला है आइन के ही हवाले से। उसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 101 के मुताबिक सूबे का गवर्नर बनने के लिए लाजिम है कि वो शख्स रुकने असेंबली के इंतखाब की तमाम शराइत पर पूरा उतरता हो। गोया के रुकने असेंबली की बनने की सबसे अहम शर्त यह है कि वो शख्स दोहरी शहरियत का हामिल ना हो। गोया के इसका मतलब यह है कि गवर्नर दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स है वो मौजूद है। दोहरी शहरियत का मामला पाकिस्तान में हमेशा बहुत अहम रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से बहुत अहम केसेस भी हुए। 20 सितंबर 2012 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दोहरी शहरियत पर 13 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देकर उनके तमाम मराहत और तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म दिया था। 2013 का इंतखाब इस हवाले से बहुत अहम था। इसमें कामयाब 4 अरकान कौमी सूबाई असेंबली को अब तक इलेक्शन कमीशन दोहरी शहरियत की शिकायत होने पर नाअहल करार दे चुकी है। इसमें सबसे अहम शख्सियत तो सैयद मुराद अली शाह की है, जो कि वज़ीर आला सिंध है, जिन्होंने अपनी कैनेडियन शहरियत से दस्तबरदार हुए और वो फिर वो ज़मीनी इलेक्शन लड़ा और दोबारा फिर वो सिंध के वज़ीर आला बने। इस तरह से सैयद मुराद अली शाह ने अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ी। अब आ जाए गवर्नरशिप के मामले में तो चौधरी मोहम्मद सरवर भी बरतानवी शहरियत उन्होंने छोड़ी, फिर पाकिस्तान आए, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर पंजाब का ओहदा उठाया या हल्फ उठाया। इस तरह से गवर्नर की हैसियत से मिसाल मौजूद है जनाब चौधरी सरवर की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन और फरहानाज इस्फहानी की भी ने भी अपनी कैनेडियन और यूएस सिटीजनशिप की वजह से उन्हें सेनेट की रुकनीत छोड़नी पड़ी। ये दोनों डुअल सिटीजनशिप थे, जबकि सेनेटर रहमान मलिक ने सेनेटरशिप के लिए अपनी बरतानवी शहरियत को खैरबाद का और ऑफिशियली उन्होंने ये अपनी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया। एमक्यूएम के रुकन कौमी असेंबली खुद हैदर अब्बास रिजवी और नदीम एहसान ने भी गैर मुल्की शहरियत की वजह से इलेक्शन 2013 में हिस्सा नहीं लिया था, और कुछ एमक्यूएम के ऐसे भी अरकान हैं जिन्होंने ऑप्ट नहीं की फॉरेन सिटीजनशिप, हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड भी था जिसमें सेनेटर बाबर गौरी भी शामिल थे। लेकिन ये पूरी सूरत हाल एक इंतहाई अहम सीरियस मामला है। इस पर फिलहाल गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की जानिब से कोई मरबूत और फॉर्मल रिएक्शन सामने नहीं आया। इसके अलावा आज और एक बहुत अहम बात जो मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसका ताल्लुक कराची में
एजुकेशन करप्शन से है। कराची के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कराची के इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो करप्शन है और जिसने कराची के तालीमी निज़ाम को तहस नहस कर दिया है और जिस पर के सिंध हुकूमत की खामोशी है, मुस्तफा कमाल ने इसका इल्ज़ाम भी गवर्नर सिंध पे लगाया है। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कराची के तालीमी निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक भयानक और बदतरीन स्कैंडल यह है कि यहाँ पे करप्शन एजुकेशन के महकमे में किस हद तक पहुँच चुकी है कि कराची का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और कराची के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में करप्शन की ये लेवल है कि पर्चा सेट करने से लेके इम्तहान के रोज़ से लेके इम्तहान की कॉपियाँ चेक होने से लेके इम्तहानात के रिजल्ट टेबुलेट होने तक एक एक चीज़ बिकती है। भरपूर तरीके से इसके सबूत सामने आ चुके हैं। सालों से ये सिलसिला जारी है। अरबों रुपए की करप्शन हुई है कराची में। मैट्रिक के नतीजे बेचे गए हैं, इंटरमीडिएट के नतीजे बेचे गए हैं, कॉलेजेस को, स्कूलों को उनके मर्जी के नतीजे बेचे गए हैं। अरबों खरबों की करप्शन सिर्फ चंद लोग मिलकर नहीं कर सकते। सैयद मुस्तफा कमाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम स्कैंडल के हवाले से ये इल्जाम लगाया। आज इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में, जो कि डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में आती है, जुरिसडिक्शन में आती है, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस, आज वहां पर 50,000 रुपए दे के आप ए ग्रेड, A1 ग्रेड की आप मार्कशीट बनवा लें। 50,000 रुपए में आप ए ग्रेड, A1 ग्रेड की मार्कशीट बनवा लें। आज उसी इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में आर्ट्स के पर्चे को, आर्ट्स ग्रुप के पर्चे को कॉपी निकलकर बाहर चली जाती 8,000 रुपए में। तुमने मेरी नस्ल तबाह कर दी है, तुमने इस कौम की नस्ल तबाह कर दी है, तुमने मेरे बच्चों को जाहिल बना दिया, अगली नस्लों को तुमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सैयद मुस्तफा कमाल नहीं कह रहे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के साबिक चेयरमैन अख्तर गौरी खुद ये बात कर चुके हैं। जनाब अली, इंटरमीडिएट बोर्ड ब्रोकर्स को 24 करोड़ रुपए सालाना पे बेचा जाता है। इसके पीछे हर वो आदमी है जो उस माफिया का हिस्सा है, और बोर्ड में और बोर्ड के बाहर पूरा एक माफिया है। मैंने जैसे पहले बताया कि 24 करोड़ में बोर्ड बिकता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये इदारों का काम है, इस पर तहकीकात करें। इस पर बात करते हैं, ये बहुत अहम मामला, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। ये तो अख्तर गौरी साहब है, चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के, और इंटरमीडिएट एजुकेशन, सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसमें गवर्नर साहब को कैसे इन्वोक कर लिया मुस्तफ़ा कमाल ने? देखिए, सेक्रेटरी टू गवर्नर थे अख्तर गौरी, उनको लगाया गया। वो 2 जगह काम करते थे। वो पहले वाहिद अफसर थे जो सेक्रेटरी टू गवर्नर थे, 2 बजे गवर्नर हाउस में बैठते थे और सुबह से लेकर 2 बजे तक, 1 बजे तक वो इंटरमीडिएट में बैठते थे। अपना स्टाफ भी वहाँ लेके जाते थे, 4 लोग। जो एंटी करप्शन ने तहकीकात की, डायरेक्टर एंटी करप्शन थे नज़र बोजदार, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कंट्रोलर ने नाम लिए कि मुबैना तौर पर अख्तर गौरी चेयरमैन, उनके अफराद हमसे कहते थे कि केस है। बाकायदा बोली लगती थी। इस साल 42,000 रुपये फ़ी पर्चा लिए गए और 25 करोड़ रुपये सीजन के तौर पर लिए जाते थे। इसमें प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के बच्चे होते थे। इन्वेस्टिगेशन में वीडियो बनाई है उस दबीर अहमद की, जो डिप्टी कंट्रोलर है इस माफिया में सबसे ज़्यादा उसका किरदार। अच्छा, ये इतना भयानक स्कैंडल सामने आया है, आप कह रहे हैं बेपनाह सबूत मौजूद है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कहां है? क्यों नहीं हो पाई इसकी इन्वेस्टिगेशन? लोग गिरफ्तार होकर चालान क्यों नहीं हुए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन हुई, डिप्टी कंट्रोलर दबीर अहमद पकड़ा गया, उसका वीडियो बयान है, इमरान चिश्ती जो कंट्रोलर है उनका बयान है, मुबैना तौर पर चेयरमैन का नाम लिया गया था। लेकिन आपको जैसे मुस्तफा कमाल ने कहा और हमें रिपोर्ट हुआ है और एंटी करप्शन की अपनी तहकीकात में है कि मुबैना तौर पर चेयरमैन अख्तर गौरी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे काम नीचे हो रहा हो। पूरा माफिया था, एजेंट बोली लगाते थे और अपनी रिपोर्ट में लिखा है एंटी करप्शन ने, रिपोर्ट की बुनियाद पर अख्तर गौरी को उनके ओहदे से हटा दिया था चेयरमैन इंटरबोर्ड से। अब लेकिन वो सेक्रेटरी टू गवर्नर अभी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ होंगे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल। ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस होंगी और उसके फौरन बाद जनाब मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ होंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
कराची की सियासी क़यादत के दरमियान जारी धुआंधार जंग, जिसमें कल गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उबाद ने भरपूर गोलाबारी की थी और उन्होंने कई प्रोग्रामों में शिरकत करके, जिसमें हमारा प्रोग्राम भी शामिल है, भरपूर इल्जामात लगाए थे कराची के साबिक मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल पर। आज इस हवाले से बारी थी सैयद मुस्तफ़ा कमाल की, वो अपने रिवायती अंदाज में आज वो प्रेस के सामने आए और भरपूर वही उनका जोशीला अंदाज जो कि उनका ट्रेडमार्क बन गया है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी मजीद हम बात करते हैं उनसे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताल्लिक मुख्तलिफ जो तशरीह तलब बातें हैं वो हासिल करते हैं उसके जवाब। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम बात यह थी, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई सीक्रेट है पाकिस्तान के लिए, कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उबाद दोहरी शहरियत के हामिल शख्सियत है, उनके पास बरतानवी शहरियत भी है। ना ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई ये नई बात है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ना पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए, लेकिन इसका जिक्र आज तक नहीं हुआ। मीडिया ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो ये क्या वजह है कि आप इसका आज आपने जिक्र किया है? ये क्या मामला है, क्यों करना पड़ा इसका जिक्र? कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जो है वो छोड़ते हुए जा रहे थे कि भाई हमारा एक फोकस है और हम जो है वो इरिटेंट्स को जो है वो नहीं एड्रेस करेंगे और हमें कोई सबसे लड़ाई भी नहीं करनी है। कोई हमारे आप देखें कि हमने पूरी इतनी बड़ी एमक्यूएम है, 10,000 लोग हैं उसके अंदर, हमने तो कभी किसी और को, अल्ताफ हुसैन साहब वाज द मेन कल्प्रिट और हमने उनको फोकस किया और हमने कहा कि भाई ये आदमी बाकी मैंने किसी के फारूक भाई के लिए इतनी सारी बात, फारूक भाई ने हमें बातें की हमारे लिए, हमने उनका जवाब नहीं दिया। इनका ये सारी चीज़ें पता थी, सारे हम नहीं उनसे इंगेज होना चाहते थे। इन्होंने जो है वो जो चीज़ें की हैं, जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें की हैं, शुरू कर दिया इन्होंने सारा सदला, हमारी कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को मिसगाइड किया, लोगों बिजनेस कम्युनिटी को मिसगाइड किया, यहाँ पर प्रोपेगेंडा करते रहे, रात भर जो है वो लोगों को बुलाकर वहाँ पर उनको मिसफीड करते रहे, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट बातें। तो हमने इनको बारहा कई दफ़ा इनको मैसेजेस करवाए कि आप ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, ये नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, नहीं बाज आए। तो मजबूरन फिर, और उसकी वजह हमें समझ में आती थी कि भाई हमारी ये जब इनको ये लगा कि हमने इनको नहीं ऑन बोर्ड लिया है तो हमारी सर्वाइवल में इनको अपनी डिफीट नजर आने लगी कि भाई हम तो इनको अपनी जगह नहीं देंगे, तो हमें हमारे ख्यालात अपने बारे में ये जानते हैं। तो इन्होंने उसको, जबकि हम तो नहीं इनके खिलाफ जा रहे थे, हमने कहा भाई आप जब तक आप गवर्नर रहे ना, हमें क्या है, आप रहें, लेकिन हमारे खिलाफ ना करें सारी चीजें। तो वो हमने तो नहीं रखा हुआ आपको गवर्नर, लेकिन वो नहीं मानी तो मजबूरन मुझे ये जो अहम बात है दोहरी शहरियत वाली बात, ये आपके और मेरे लिए आई डोंट नो कितनी अहम है, लेकिन जहाँ पे गवर्नर सिंध बैठते हैं, जिन इजलासों में शरीक होते हैं, जिन किस्म के सलाह मशवरे में शरीक होते हैं, ये तो जाहिर है कि बहुत ही कलीदी शख्सियात के हामिल शख्सियत हैं। और फिर जो फैसला साजी होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, या आर्मी चीफ के साथ भी होते हैं, कोर कमांडर्स के साथ भी होते हैं, ISI के साथ भी होते हैं, IB के साथ भी होते हैं, तमाम अहम मामलात में होते हैं। तो आपके ख्याल में या तो ये वजह है कि उनके नज़दीक इस बात की अहमियत नहीं है कि जिस कलीदी शख्सियत से कलीदी मामलात वो डिस्कस कर रहे हैं उसके पास बरतानिया की शहरियत भी है, या ये कि वो बरतानिया की शहरियत की उनके पास मालूमात नहीं थी? क्या ये मुमकिन है ये बात? नहीं, मालूमात तो लाजमी थी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं है। मैं जो समझता हूँ, मुझे मेरी फीलिंग है, और डेफिनेटली मेरे वो, इसलिए कि जाहिर बात आप किसी की सोच के ऊपर तबसरा करने के लिए कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसमें शख्स का कैरेक्टर जो है वो उसका बड़ा रोल है। इशरत उबाद जिस कैरेक्टर के आमिल हैं, इन्होंने हर सामने बैठे हुए पावरफुल आदमी को इतना झुक कर, लेट कर अपना यकीन दिला देना है अपनी लॉयल्टी का कि किसी को इस तरफ ख्याल ही नहीं गया होगा। जब मुशर्रफ साहब थे तो उनके आगे लेटे हुए थे, जब ये नवाज शरीफ आए, जब ये जरदारी साहब आए, जब ये, और तो इस आदमी का कैरेक्टर ऐसा है कि जो भी इसके पास बैठता है वो कहता है इससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है। इतना स्वीट टॉकर, इतनी जो है वो धीमे लहजे में बात करना, इतनी सारी, आई थिंक इसकी सारी मुनाफकाना रवैये का बड़ा रोल है कि किसी का इसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई चीज सामने नहीं की है, हमेशा छुप कर वार किया, साजिश करने वाले आदमी है। आप देखें कि 14 सालों में
कल के बयान से पहले आपको ढूंढते रह जाएंगे कि इस आदमी ने किसी के लिए भी अच्छी बात या बुरी बात, किसी की फेवर या किसी की ऑपोजिशन खुलकर किसी के सामने की हुई। वजह यह कि आप जब अपना स्टांस देते हैं तो स्टांस के प्रो एंड अगेंस्ट जो है वो उसके ऊपर इजहार राय होती है। तो ये आदमी हर किसी से सेट है, इसलिए इसका ख्याल किसी के दिल में दिमाग में नहीं गया। लेकिन डेफिनेटली अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। फिर मैं सोचता हूं कभी कभी कि शायद अल्लाह ताला ने पता नहीं हमसे क्या काम लेना है, शायद इन जैसे नासूरों को खत्म करने के लिए शायद हमें जिंदा कर रखा था। तो पता नहीं, ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला करवा रहा है, मैं करता चला जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम मामला था। जाहिर है कि इस शहर के लिए इससे ज्यादा शायद ही कोई मामलात में अहम मामला हो। वो कराची में तालीमी करप्शन के हवाले से, बोर्ड में करप्शन, इंटरमीडिएट बोर्ड में, सेकेंडरी बोर्ड में करप्शन, इसका इल्जाम आपने बराह रास्त गवर्नर इशरतुल इबाद पे लगाया। हम जब ये चेक कर रहे थे तो हमें ये अंदाजा हुआ कि दरअसल ये तो बोर्ड जो है ये मुंतकिल हो चुके हैं वजीर आला को, और ये अब वजीर आला को रिपोर्ट करते हैं, और ये जितनी भी करप्शन, भयानक तरीन करप्शन है, बहरहाल इसकी जिम्मेदारी वजीर आला पे होती। आप गवर्नर का नाम क्यों ले रहे थे? ये मुंतकिल हुए अभी साल 1.5 साल पहले, हाँ, नंबर 1, और अभी भी मुंतकिल पेपर पे हुए। मैं आपको बता देता हूं कि क्यों। और ये जो एंटी करप्शन और नैब में जो केसेस भेजे हैं वो तो वजीर आला के पास ये मुंतकिल होने के बाद ही तो ये सारे राज खुले हैं कि जब वहां पर एंटी करप्शन गई है और नैब गई है, वरना तो कभी नैब वहां पर जाती नहीं, कभी वहां पर जो है वो एंटी करप्शन जाती नहीं। और जब जो है वो वहां पर चले गए हैं इसके एंटी करप्शन वाले और सारे लोग, तो गवर्नर ने उसको बुलाकर वहां पर उसको किसी बड़े प्रोग्राम में उसको चीफ गेस्ट बना लिया वहां के लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नर हाउस का एम्प्लॉई, इनका सेक्रेटरी, इनके लोग वहां पर आज से ये ताइनात हैं, वहां पर एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की पोस्ट पे वहां पर ताइनात हैं। और अभी 14 सालों में से 12 साल, 12.5 साल तो इनके पास रही है ऑफिशियली, और आज भी इनके पास है। आज भी गवर्नर हाउस से पोस्टिंग और ट्रांसफर सारे होते हैं। कारण भाई हशर ये है कि 50,000 रुपए में आप A1 ग्रेड की मार्कशीट बनवा लें, 50,000 रुपए में। 8,000 रुपए में आर्ट्स के पेपर, 8 सब्जेक्ट के पेपर की कॉपियां निकलकर बाहर चली जाएंगी। वो कोई टीचर फिल करके दोबारा भेज देगा, तो जो एग्जाम में पेपर कॉपी फिल की गई है वो कॉपी निकाल ली जाएगी, और ये कॉपी जो बाहर से आई है 8,000 रुपए में वहां पर इस पेपर पे कॉपी रख दी जाएंगी। 15,000 रेट हैं साइंस के पेपर की। मेरे शहर जो कि पढ़े लिखों का शहर था, नस्लें यहां पर सीखने आती थी, इस शख्स ने तबाह कर दिया है। लोग कहते हैं मैं बात क्यों कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल, मेरी नस्ल खराब कर दी है, मेरी आइंदा आने वाली शहर की नस्लें खराब कर दी है इस आदमी ने। रोड तो मैं बना लूंगा, कचरा तो मैं उठा लूंगा, लाइटें तो मैं लगा लूंगा, मैं ये जो नस्ल तबाह कर दी इस आदमी ने, इन दोनों ने मिलकर ये जो लोगों को जाहिल बना दिया, नस्लों तक इसके असरात चले गए। इसको तो बनाने में सदियां लगेंगी सारी चीजों को। लेकिन तो मेरा पर्सनल नहीं है काम भाई। ये 2 करोड़ लोग जो है, जब आप आए तो वो इस बात के मुंतजिर थे कि ये मुस्तफा कमाल साहब आ गए हैं, अब ये वो शख्स है जिसने कि इस शहर में अनथक मेहनत, रात दिन मेहनत करके ये सड़कें बनाई, ये अंडरपास बनाए, ये बाग बनाए, ये पानी की लाइनें बनाई। इस शख्स ने दिन रात मेहनत की, और इसमें कोई शक नहीं है कि कराची वाले आपके नाम से मोहब्बत करते थे, आपको रिकग्नाइज करते थे। लेकिन 3 मार्च से लेके आज तक ये वो मुस्तफा कमाल कहाँ है जो इन सड़कों को, इन अस्पतालों को, इन बागों को, इन कूड़ों को कराची वालों को इससे निजात दिलाने के लिए अमली तौर पे कुछ करता नजर आएगा? वो मुस्तफा कमाल, माफ कीजिएगा, मुझे अभी तक नजर नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, और मुझे आप प्लीज जो है उस पर अच्छा हुआ आपने, और मुझे सुनिएगा प्लीज, मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए कामरान भाई, ये शहर एक जिस्म के मानद है। ये जो आप जिन चीजों की भी बात कर रहे हैं, रोड, पानी, सीवेज, कचरा, ये इंसान की ऊपरी बनावट की तरह है। ये जैसे जिस्म की ऊपरी बनावट की तरह है कि आप मुंह भी धो रहे हैं, आप बाल में कंघी भी कर रहे हैं, आप जो है वो कपड़े भी पहन रहे हैं। लेकिन कामरान भाई, अगर आपके उसी जिस्म में कहीं नासूर है, कोई फोड़ा निकला हुआ है, कोई जख्म लगा हुआ है, तो क्या आपको अच्छे कपड़े पहन, वो दुख रहा है वो, तो क्या आपको अच्छे कपड़े पहनने का दिल चाहेगा? क्या आपको खाना खाने का दिल चाहेगा? क्या आपको कंघी करने का दिल चाहेगा? कामरान
कामरान भाई, मैं लोगों के लिए ये काम कर रहा हूं। ये दो अफराद अल्ताफ हुसैन गवर्नर नासूर हैं, इस कराची के जिस्म पे नासूर हैं। अगर आपने इनको एड्रेस नहीं किया, इस जख्म को ठीक नहीं किया, इसको इंजेक्शन नहीं लगाया, इसको काट कर अलग नहीं किया, इसको आपने अगर मरहम नहीं लगाए, ये नासूर को रहने दिया अगर आपने, ना शहर में पानी आ पाएगा, ना शहर में कचरा उठ पाएगा, ना शहर में लाइट आएगी, ना अस्पतालों में दवाई आ पाएगी, ना शहर में तालीम आ पाएगी। क्यों कि हर चीज तो इनके कंट्रोल में है। मैं आज क्या हूं, मैं तो जो है वो एक आम सा पॉलिटिकल आदमी हूं, एक आम सा आदमी हूं। मेरे पास इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सही करने के तो इख्तियार नहीं है। मैं तो सिटी गवर्नमेंट वालों को मीटिंग नहीं कर सकता, मैं तो इंतजामिया की मीटिंग नहीं कर सकता, मैं तो पुलिस को नहीं बुला सकता, मैं एमडी वाटर बोर्ड को नहीं बुला सकता। बुलाने वाले तो ये लोग हैं और इन लोगों का किरदार ये है। तो कामरान भाई, जब तक आप इस नासूर को खत्म नहीं करेंगे, शहर को आप ठीक करने नहीं जा सकते। तो मैं इस जिस्म जो कि कराची एक जिस्म की मानिंद है, इस जिस्म के फोड़ों को, नासूरों को खत्म कर रहा हूं ताकि ये जिस्म नशोनुमा पा सके। 6 महीने में शहर ठीक हो जाएगा कामरान भाई, 6 महीने में शहर ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 दफा मुस्तफा कमाल पैदा होकर आ जाएं और अच्छे से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, लेकिन ये लोग अगर अपनी जगह पे मौजूद रहें तो आपके शहर की में तबाही बर्बादी नहीं रुक सकती। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं। लेकिन ये शहरी तो अपने इस कलीदी मसले के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं उसकी एक फिलोसॉफिकल अहमियत है, उसकी कोई नजरियाती अहमियत होगी, उसकी कोई एक मैक्रो अहमियत होगी। लेकिन वो जो बेचारा रोजाना अपने घर से निकलता है, वो जो इन टूटी सड़कों पे सफर करता है, जो कूड़ों से टकराता है, जो बसों की छतों पे चढ़ता है, जिसके पास कोई पार्क नहीं है, जो बने थे आपके दौर में वो वीरान हो गए, वो अब्बासी शहीद अस्पताल वीरान हो गया, वो तमाम चीजें वीरान हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। वो माफ कीजिएगा, उसका दिल कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इशरतुल इबाद दोहरी शरीयत के हैं या तीसरी शरीयत के हैं। उसका इंटरेस्ट यह है कि भाई मुस्तफा कमाल साहब, आपकी जमात जो है ये हमारे साथ मिलकर कब इस शहर को इस दिलंदर से निजात दिलाएगी। कानूनी बिल्कुल टाइम आ गया है। हम आए थे 2 अफराद, जो है वो उससे जो है वो अफराद से पूरा एक कारवां बना, पार्टी बनी, पार्टी के बाद ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ग्रास रूट लेवल पे चले गए, टाउन्स बन गए, यूनियन काउंसिल्स बन गई, डिस्ट्रिक्ट्स बन गई, हजारों की तादाद में लोग हो गए। बिल्कुल लोगों को कॉल देकर जमहूरी तरीके से इन हुक्मरानों के हलक से ये सारे इख्तियारात छीनेंगे, निकालेंगे। मैं कोई इलेक्शनों का इंतजार नहीं करूंगा। मेरा पानी मिलना मेरे बच्चों को, मेरे शहर के बच्चों का बुनियादी हक है। थर में हजारों बच्चे जो है वो मर रहे हैं, लाखों बच्चे साल में पाकिस्तान में ग़िज़ा और पानी नहीं होने की वजह से मर रहे हैं। मेरा इन बच्चों को बचाने के लिए आवाज उठाना हक है, शहर से कचरा उठवाना हक है मेरे लोगों का, शहर दवाई लाना अस्पतालों में हक है, तालीम, रोजगार, ट्रांसपोर्ट हक है। हम इसको लेने के लिए लोगों को कॉल देंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मैं बनने का इंतजार कर रहा था, ग्रास रूट लेवल पे जा रहा था। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन, अल्लाह का शुक्र, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे पुख्ता हो गई है, बन गई है। और अब हम लोगों को कॉल देंगे और हम इलेक्शंस का इंतजार नहीं करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए इन्हीं हुक्मरानों के दरवाजों पर जाकर खड़े होंगे कि मुझे मेरा हक दो, आज दो, अभी दो मेरा हक। क्योंकि ये इसमें फिर हर रोज इसमें तबाही आती जा रही है, हर रोज इसमें खराबी आती जा रही है। एक तो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है, चाहे बदतरीन भी निजाम हो उसमें किसी लेवल की भी पॉलिटिकल ओनरशिप हो, जाहिर है लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है। आप बकौल आपके जिन नासूरों की आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें गवर्नर का नाम आप ले रहे हैं, जिसमें अल्ताफ हुसैन का आप नाम ले रहे हैं, उस दौर में भी नासूरों की आपके बकौल जो आप नासूर आप फरमा रहे हैं, उनके बकौल भी इस शहर में सारी तरक्की तो उसी दौरा में हुई और आपके हाथों हुई। और इस वक्त इन सब की मौजूदगी के बावजूद क्यों आप डिलीवर, सही है उस वक्त आपके पास इख्तियार था, आपके पास निजाम था, आपके पास सिस्टम था, लेकिन फिर भी अपनी सी कोशिश तो अभी तक आपने नहीं की है। कारण मेरे पास तो आज ये वाला रोल है, मैं जो है वो मेरे पास ये वाला रोल है। करने वाले कोई और है, मैं उनको प्रेशराइज करूंगा, मैं उनके ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मैं जो है वो प्रेशर डालूंगा, मैं लोगों की आवाम की हिमायत का प्रेशर डालूंगा उनके ऊपर और उनसे ये काम करवाऊंगा। आज मेरे पास ऑफिशियली ये रोल नहीं कि मैं अपने हाथ से वो काम करूं, वरना कामरान भाई आपको पता है किसी को मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं झूठ नहीं बोलता और कोशिश करता हूं कि नहीं बोलूं, और मैं ये लफाजियां करने वाला आदमी भी नहीं, ये मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस, बट ये मैं समझ के कर रहा हूं कि ये जिस तरह एक डॉक्टर होता है, उसको पता होता है कि भाई इस मर्ज के, इस जख्म को ठीक करने के लिए
कहां कहां से काटा जाएगा, इसको कितने इंजेक्शन लगाए जाएंगे, कितनी कड़वी गोली दी जाएगी। यकीनन ये कड़वी गोली का टाइम है, इंजेक्शन लगाने पे थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, कारण भाई हम इस सारे सिस्टम को जानते हैं। तो मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूं आपके तवज्जुह से, लोगों को तवज्जुह से, देखो जो तुम्हारा मसला है वही मसला है। मैं अपनी कोई प्लॉट को खाली कराने के लिए, कब्जे के प्लॉट को खाली कराने के लिए नहीं आया हूं वापस। मेरा कोई शादी हॉल नहीं गिर गया है या घिर गया है कि जिसको मैं बचाने, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। हम तुम्हारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे अपने अल्लाह के आगे जवाब देना है। मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए रखा है और वो वक्त आएगा कि कराची के लोग अपनी तकालीफ भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उनको उनका नया पाकिस्तान, नया कराची, नया माहौल और नई सारी चीजें जो है अच्छा, वो ला कर देंगे। आप थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके ये बताएं कि इस वक्त जो MQM है लंदन में, अल्ताफ हुसैन साहब जिसको लीड कर रहे हैं, नदीम नुसरत हैं, ये MQM की इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि देखिए आपने अलम उठाया, मार्च को आप आए, आपके साथ अनीस कायम खानी साहब आए और आपने एक सिलसिला शुरू किया। 22 अगस्त में जो पूरी कराची में MQM मौजूद थी, पाकिस्तान में MQM मौजूद थी, वो अल्ताफ हुसैन से अलहदा हो गई और उसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आइन से गद्दारी का एक करारदाद पास करा दी पाकिस्तान के पार्लियामेंट से। एक और MQM हो गई। इशरतुल लिबास साहब को तो पहले MQM ने फारिग कर दिया था गुज़िश्ता साल ही। अब पोजीशन ये है कि इस वक्त आप लोगों की आपस में कशमकश चल रही है और ये जद्दोजहद है जो एक दूसरे के खिलाफ चल रही है। इस दौरान यकीनी तौर पे मैं ये अस्यूम कर सकता हूं कि अल्ताफ हुसैन एंजॉय कर रहे होंगे, लंदन वाली MQM एंजॉय कर रही होगी कि वो तमाम लोग जो उनसे अलहदा हुए वो आपस में ही बाहम दस्तो गिरेबा हो गए। और आज ही के दिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बहरहाल एक तवील अरसे के बाद आज 9-0 पे एक लोग जमा हो गए, वो शोहदा के कब्रिस्तान में गए, उन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए नारे लगाए और उन्होंने फारूक सत्तार और MQM पाकिस्तान की मौजूदगी में KMDC में उनके खिलाफ नारे लगाए। ये एक बड़ी एक डेवलपमेंट है। कुछ 100 लोग थे आज, मगर रेंजेस थी, सब कुछ थी, ये माहौल था। ये एक सिलसिला तो शुरू हुआ है। आपका क्या तबसरा है इस पे? जी बिल्कुल कानून भाई, ये लोग ही उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं लंदन वालों को। और मैं बड़ी ही हम्बली और मुअद्दबाना आपके इस वाली बात से मैं डिसएग्री करने का मुझे इख्तियार दीजिए प्लीज कि अल्ताफ हुसैन साहब गवर्नर के ऊपर इस बात से जो है वो खुश हो रहे होंगे और मेरी बात करने से। नहीं कानून भाई, वो उनके एसेट हैं, आज भी एसेट है। अल्ताफ हुसैन साहब अफसुर्दा हो रहे होंगे। मैंने जो परसों बात की है उसके ऊपर सबसे पहला बयान जो है वो लंदन से आया है मेरे खिलाफ। गवर्नर हाउस से बाद में आया बयान, लंदन ने मेरे खिलाफ सबसे पहले बयान दिया है, मेरे नाम से मेरे खिलाफ बयान दिया है। तो ये उनके एसेट थे और हैं। आप इनको पता नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप जो है वो ये भाई 5-6 जो है वो कश्तियों में पैर, 2 कश्तियों में नहीं, ये पता नहीं 10-12 कश्तियों में पैर रखने वाला आदमी। इसने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया किसी से, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल आप देखें, कल उनकी गुफ्तगू में पता चल गई ना, मेंटोर और मसीहा और मोहसिन और सारी बातें। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इसको कैसे मैं डिनाई करूं कि मैं उनका, वो मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे गवर्नर बनाया, उन्होंने मुझे MPA बनाया, उन्होंने मुझे सब कुछ किया। तो ये मेरे कहने से क्या ये बात गलत साबित हो जाएगी कि वो मेरे मोहसिन नहीं है? वो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी तफसील से इसको एक्सप्लेन भी किया है। क्या बात है, जिस कौम का बेड़ा, भाई मोहसिन तो हम भी मानते थे, तो हम भी नहीं छोड़ा, हमें भी सेनेटर बनाया था, मेयर बनाया था, MPA बनाया था। और ये सारे लोग जो हैं वो जो हमारे पास आए हैं, मैंने MPA इन सबको बनाया था। अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, अल्लाह ताला ने काम किया था, हमें बनाया तो हमने 300 अरब रुपए खर्च किए। तो इसी मोहसिन जिसको कह रहे हैं, उस 3 रुपए नहीं उठाए उस 300 अरब रुपए में से, गलत, हराम नहीं कमाया, तो नाम बना कर दिया इस आदमी को जिसको ये मोहसिन कह रहे हैं। ठीक है, 20,000 लोगों को, कामरान भाई 20,000 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो वो है कुर्बानी। तो भाई मोहसिन क्या मतलब, वो अल्लाह मियां है। फिर जब आपके पास उसकी तमाम शैतानियत पता चल गई आपको, तो आप बोले मोहसिन है। नहीं भाई, दैट मीन्स कि आप हम भी ये बात कहें, दैट मीन्स कि आप शैतान के चेले हैं, आपको वो बड़ा शैतान है, आप शैतान के चेले हैं। तो मोहसिन नहीं, ये तो एक जज्बातियत की और एक घुमाने वाली बात है। ये एक अपने आप को कैटेगोरिकली अलग ना करने वाली बात है कि मैं बोलूं मोहसिन है। एक आदमी खुलकर जो है आपके सामने, भाई जब वो मोहसिन, जब हम उन्हें समझते थे कामरान भाई, दुनिया खिलाफ होती थी, हम जान देने के लिए तैयार होते थे। आज तो वो एक्सपोज्ड हैं।
पाकिस्तान मुर्दाबाद है। अमेरिका को, लंदन को, अमेरिका को, इजराइल को और इंडिया को आवाज लगा रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो। कहते हैं नहुसत है, एपिसेंटर है बुराइयों का। वो अपनी तहजीब याफ्ता कौम के साथ, उनकी खवातीन के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके नौजवानों के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, भेजे निकालने की बात कर रहे हैं, कील ठोकने की बात कर रहे हैं, मारने मरने की बात कर रहे हैं, पार्टीज के लोगों को क्या कह रहे हैं। आपने नहीं पीटीआई की खवातीन के लिए क्या भाई, एक सारा एक पूरा मजमा है, एविडेंसेस हैं। आज भी मैं बोलूं मोहसिन है, आफरीन है, फिर गवर्नर जैसा आदमी इसको मोहसिन कह सकता है, इसलिए कि उसी कैटेगरी का आदमी है ये। अच्छा, अब आप क्या लगता है, आपके ख्याल में आज की जो रैली हुई है अजीजाबाद में, जो लोग निकले और शोधा के उस पे गए, चंद सौ लोग थे, आप इनको क्या कहेंगे? चंद सौ लोग तो कानून भाई हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। आज चंद सौ लोग जो है वो यही 92 का जमाना था कामरान भाई, हजारों में लोग होते थे। चंद सौ लोग इशू ही नहीं है। ये 2.5 करोड़ के लोगों में वो तो हमेशा रहेंगे, हर तरह के रहेंगे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे सारी चीजों को, देर से उन पे ईमान लाएंगे, अकल आएगी। कामरान भाई ये 19 जून 1992 के दिन और उसके बाद से हजारों में तो औरतें रही। इसी लियाकताबाद में औरतों ने कुरान खानी की थी। 150 औरतें तो सिर्फ लियाकताबाद थाने में बंद थीं। हम अपनी माओं को, अपनी बहनों को साथ लेकर जाते थे, अपने मोहल्ले वालों को साथ लेकर जाते थे, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर, हजारों में सिर्फ खवातीन थीं। तो बीबीसी ने रिपोर्ट की कि 150 तो सिर्फ औरतें बंद है लियाकताबाद थाने में। 19 जून 1992 के बाद की बात कर रहा हूं। तो 100 लोग, 125 लोग, 200 लोग तो कामरान भाई, इतनी बड़ी सिटी गवर्नमेंट है, वहां पे सारी तनख्वाहें हैं, पोस्टिंग्स हैं और सारी चीजें, और फिर डेफिनेटली कुछ गुमराह लोग भी हो सकते हैं जिनको डेफिनेटली लेट समझ में आएगी और फिर भी रह जाएंगे माशरे में कुछ लोग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी जो है वो एक तरफ का हो जाए। तो मैं समझता हूं कि ये तो 100-150 लोग होना तो कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इसी रैली का या एक छोटे से इज्तिमा का जो आज 9-0 के करीब हुआ, लेकिन है बहुत अहम बात, क्योंकि इस पूरे माहौल के अंदर अब भी चंद सौ लोगों का जमा हो जाना अजीजाबाद के इलाके में, जहां जिस इलाके को मुकम्मल तौर पर रेंजर्स ने घेरा हुआ था, भारी तादाद में रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे मौजूद थी। इन लोगों ने अल्ताफ हुसैन के हक में नारे भी लगाए, ये शोहदा के कब्रिस्तान पे भी गए, और इसके अलावा एक और जगह पे जहाँ पे इज्तिमा हो रहा था पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, वहाँ पर MQM पाकिस्तान के लीडर मौजूद थे, वहाँ पर भी नारेबाजी की। आज के लिहाज से ये एक अहम सियासी डेवलपमेंट है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची की सियासी क़यादत, वो सियासी क़यादत जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अलहदा हुई है, वो आपस में दस्त गिरबा हैं। कल हमने तफसील से आपको बताया इस पूरी सूरत हाल में अगर कोई शख्स सबसे ज़्यादा मसरूर होगा, हंस रहा होगा या क़हक़ह लगा रहा होगा, तो वो अल्ताफ़ हुसैन ही होंगे। आज इसी पूरी सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम और बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। आज 9-0 के करीब पहली बार MQM के हिमायती अल्ताफ़ हुसैन साहब के हिमायती निकले हैं। उन्होंने ये नारे लगाए हैं जिसका कि मंजर अभी आपने देखा है। मुख्तसर सी एक गैदरिंग थी, लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये लोग जमा हुए थे और ये कह रहे थे कि वो MQM के शोहदा के कब्रिस्तान जाना चाहते हैं। इस मौके पे रेंजर्स भी थी और पुलिस भी थी और एक टेंस सिचुएशन डेवलप हुई थी। ये बराह रास्त टेलीविजन पे दिखाई जा रही थी। इसमें पहले तो लग रहा था कि इनको रोका जाएगा, ये कब्रिस्तान में नहीं जा सकेंगे। उसके बाद रेंजर्स ने कहा कि ख़वातीन और बुजुर्ग चले जाए कब्रिस्तान में, और उसके बाद फिर लोग बढ़ते चले गए। ऐसा लगता है कि इसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लोगों में मज़ीद इजाफा हुआ, ये नारेबाजी हो गई शुरू, और ये काफ़ी दिनों के बाद ये पहली बार ऐसा है कि इस किस्म का मंजर देखने में आया। गो कि
इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता उन मनाजिर से पहले इसके 30-35 साल से इस पूरे इलाके में देखते रहे हैं हम लोग, जहाँ पर कम अज़ कम 30-35 हज़ार लोग और अक्सर लाखों लोग हुआ करते थे। वहाँ पर ये मुख्तसर अंदाज का एक बहरहाल इज्तिमा था, ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके अलावा इसी इलाके के करीब कराची मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वहाँ पर एक तकरीब थी, वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद थे। वहाँ पे ख्वाजा इज़हारुल हसन भी गए थे, फैसल सब्ज़वारी भी थे, MNA रेहान हाशमी भी थे, और वहाँ पर इस तकरीब के मौके पे चंद नौजवान उठे और उन्होंने उसी किस्म का इजहार किया जो आज 90 की सड़कों पे देखने में आया। इन तमाम मनाजिर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन या MQM या MQM की लंदन की क़यादत की वही इस वक्त शोहरत है, वही उनकी तड़प है, वही उनकी पॉपुलैरिटी है जो कि इससे पहले होती थी। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम फिना हो चुका है, ये सियासी क़ुव्वत तबाह हो चुकी है या दफना दी गई है, ये बात भी इसका मतलब नहीं है। ये एक सियासी एक हलचल है जो कि नज़र आ रही है, और इसलिए इसका पस मंज़र बहुत अहम है कि वो तमाम लोग जो MQM से अलहदा हुए, पूरी MQM की पार्लियामेंट्री पार्टी अलहदा हो गई। इसके अलावा इससे पहले अनीस कायम खानी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पाक से ज़मीन पार्टी बना ली। इसके अलावा गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उबाद को MQM ने अलहदा कर दिया। इन तमाम क़ुव्वतों की आपस में इस वक्त ये आपस में दस्तो गिरबा हैं, बाहिम दस्तो गिरबा हैं, और इस पूरी जद्दोजहद में ऐसा लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन और MQM की जो लंदन में क़यादत है उसने ज़रूरी समझा कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाए और अपनी जो रिवाइवल है उसका आगाज़ करे। और ये वाकई एक ऐसा लगता है, इससे पहले MQM लंदन ने एक राब्ता कमेटी भी कराची में तश्कील दी थी, जिसके चंद अराकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब में हुई थी और इस मौके पर भी रेंजर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये एक ऐसा लगता है कि एक शायद बड़ी कशमकश का छोटा सा आगाज़ है। इसके लिए हमने स्टूडियो में बात करने के लिए स्टूडियो में दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के जो लंदन ने राब्ता कमेटी तरतीब दी है उसके अहम रुकन राब्ता कमेटी के प्रोफेसर जनाब हसन ज़फ़र आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र आरिफ साहब। ये फरमाइएगा कि ये क्या था ये जो आज हुआ है? ये एक शो थी, यादगार शोधा के ऊपर हमारे कारकुन गए थे और शोधा के साथ अपने अज़्म की तस्दीक करने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हसन ज़फ़र आरिफ साहब ये फरमाइएगा कि इस पूरे इस मंज़र में मैं कहीं कोई भी MQM का एक MPA, MNA, सेनेटर कोई नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जो ये दावा है कि अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ वो साबित हुआ, क्योंकि आज कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ। या यही सिचुएशन है कि वाकई सब अलहदा हो गए आपसे? इसमें MQM के MNAs, MPAs और सेनेटर्स के ना होने से ये नतीजा अखज़ करना कि अब आपके पास कोई नहीं है, ये तो गलत है ना। बड़ी तादाद तो अवाम की है। तो इतने डरपोक है कि आए नहीं? यानी इस वक्त जो सूरत हाल है बिलउमूम कि बेशतर MQM के MPAs और MNAs वो फारूक सत्तार साहब के साथ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास भी अच्छी खासी तादाद में रेजिग्नेशंस मौजूद हैं लंदन वालों के पास, और वो उनको मुनासिब वक्त पे उन लोगों को भी सामने लाएंगे और उनके इस्तीफ़े भी सामने आएंगे। लेकिन बड़ी हकीकत यही है कि न सिर्फ फारूक सत्तार साहब बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया, वो तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ़ एजेंसियों, मुख्तलिफ़ हुकूमती सरबराहान और मुख्तलिफ़ सरबराह हुकूमती पार्टियों के रब्त ज़ब्त में आए और वो करप्शन का शिकार हुए और उन्होंने जो है उनके साथ वो चल। अच्छा, अब आप लोगों का मकसद क्या आपकी सियासी तहरीक है, आप क्या करना चाहते हैं? इस वक्त तो ना आपके पास दफातर हैं, ना आपके वो पैराफर्नेलिया है, ना आपकी यूनिट सेक्टर्स हैं, इंचार्ज हैं, ना सेक्टर्स हैं, ना जोन्स हैं, ना पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो ये किस तरह से, क्या आपका किन पाँव पे खड़े हैं आप? देखें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है
कि सेक्टर के ऑफिसेस को मिसमार कर दिया गया है। एक सेक्टर से मुराद उसके कारकुन हैं जो सेक्टर को चलाया करते थे, तो वो कारकुन तो हमारे साथ हैं, ठीक है, और उनकी बड़ी तादाद जो है इस वक्त तकरीबन कराची शहर के हर मोहल्ले और हर गली में वो मुकाबला कर रहे हैं इन मेयर हजरात का, मेयर, डिप्टी मेयर और MPAs MNAs का, और इनका निकलना भी महाल है। मेरे ख्याल से इनमें से बहुत सारे लोग अपने घरों पर रह भी नहीं रहे हैं, मुख्तलिफ होटलों में बुक। डर गए होंगे कि पहले वाला हशर ना हो जाए? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इस वक्त तो जितने भी वैसे अनासिर हैं वो उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर यह खबर फैलाई कि जो हमारे साथ आ जाएगा वो महफूज हो जाएगा। अच्छा, इनमें से आप उन्हीं से जब आप कह रहे हैं तो किसी एक का नाम ले रहे हैं, फारूक सत्तार साहब की MQM का नाम ले रहे हैं, या पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का नाम ले रहे हैं? उन्हीं से आपका क्या मतलब है, या गवर्नर साहब का नाम ले रहे हैं? नहीं, गवर्नर साहब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सब तो अभी सीन में आए हैं कि कोई मसला है उनका भी जो है। उससे पहले तो ठीक है, गवर्नर साहब चल रहे थे बज़ाहिर सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन ये बात जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से, PSP के हवाले से काफ़ी नोन थी, और वो एक ज़माने में फ़ारूक सत्तार साहब भी उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया करते थे कि जो उनके पास चला जाएगा वो महफूज हो जाएगा। हाल फिलहाल में जब फ़ारूक सत्तार साहब ने अलहदगी इख्तियार की 22 दिसंबर के बाद जो है, और उन्होंने एक अलहदा MQM बनाने की कोशिश की, या उन्होंने ये दावा किया कि MQM उनकी है, तो उनकी तरफ से भी ये बातें बहुत आई कि अब अगर कोई अल्ताफ़ भाई से फ़ोन पे भी राब्ते में होगा तो वो सब रेंजर्स की नज़र में है, रेंजर्स को उसके बारे में फारूक सत्तार साहब ने उड़ाई बात, मुझे बात उड़ाई, और ये कि जो कोई वो करेगा उनके साथ राब्ते में आएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। इसी तरह से और बातें रही कि जो कोई हमें छोड़ेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। एक कम से कम MPA से तो MNA से मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा मैंने रिज़ाइन तो भेज दिया है अपना, लेकिन मैंने कहा कि फिर आप अपना रिज़ाइन जो है मंजर आम पर लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो फिर मुझे वो गिरफ्तार करवा देंगे। मगर आप लोग तो काम कर रहे हैं, आपको तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया रेंजर्स ने या किसी ने, आपने बाकायदा अपना वजूद बनाया, आज एक्टिविटी भी की। हाँ, आज जो हमने कुछ 4-5 दिन पहले मुख्तलिफ तैयारियां करके पूरे शहर में राब्ते करके हमने फैसला किया। आप पे कोई पाबंदी, कोई क़ियूद, कोई आपके लिए मुश्किल तो नहीं है? कतई नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई टेलीफोन, ना किसी किस्म का कोई इशारा। आज के जलसे में जो रैली थी उसमें ये ज़रूर हुआ कि कुछ देर के लिए उन्होंने साथी साहब को डिटेन किया, अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद उनको भी जाने दिया। तो ये खुशाइन बात है ना कि आपकी जो भी एक्टिविटी थी हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें यकीन भी है कि हम खालिस, आप तो जानते हैं, आप वाकिफ़ हैं, जो नई कमेटी बनी है उसके बेशतर लोगों से आप वाकिफ़ होंगे, साथी साख से आप वाकिफ़ हैं, मुझसे वाकिफ़ हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारी एक सियासी ज़िंदगी रही है, हमेशा सियासी अमल में जो है ज़िंदगी गुजारी है, तो हमें तो यकीन था कि सियासी अमल में हम ज़िंदगी गुजारे। अगर फिर भी कोई गिरफ्तार करता है तो बेशक, लेकिन ये कि हमें बिल्कुल इस बात, चलें, ये तो हमारा एनालिसिस यही था, हमारा एनालिसिस यही था कि नहीं, हमारी बहुत ही गिरफ्तारी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM लंदन को। जनाब अल्ताफ हुसैन को इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऑफिशियली मौजूद हैं, जिन्होंने आज अपनी प्रेजेंस शो की है 9-0 के करीब है, और रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और उनके चंद साथी MQM लंदन। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट में हम आपसे कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर ये समझा जाए कि अल्ताफ हुसैन का नाम फना हो गया है तो ये बात अभी मुनासिब नहीं है। आज उसकी गूंज सुनाई दी है काफ़ी अरसे के बाद 9-0 में और उनके अजीज़ाबाद में। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची की तबाह कुन सूरत हाल, उस तरफ दोबारा वापस आएंगे, और जिस पर कोई नाम नहीं है, तस्करा नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, इल्ज़ामात है, लेकिन कराची के कलीदी मसलों का जिक्र नहीं है। लेकिन हम नहीं भूले, हम आपको भी याद दिलाएंगे, खुद भी याद रखे हुए, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मज़ार कायद के बिल्कुल पास ये एक और जगह है जहां बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है। 2 कोर्ट इधर बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। जिस वक्त इन्हें तामीर किया गया था उस वक्त यहाँ ग्रास हुआ करती थी, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत थी कि इन कोर्ट्स को आबाद किया जा सकता था, यहाँ कोचिंग दी जा सकती थी। यहाँ पर आने वाले बच्चे इस कोर्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरी जानिब बाकायदा एक
फुटबॉल ग्राउंड है जिसके पोल भी लगे हुए हैं, लेकिन घास वहां पर भी नहीं है, बल्कि अब ये पूरा ग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता कचरे से गंदा होता चला जा रहा है। ये आलम तो उस बाजार का है जहां पर मुतवस्सित तबका या अपर क्लास के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। जो पुरानी आबादियों में कराची के बाजार मौजूद हैं, उनका हाल इससे भी ज़्यादा बुरा है। वहाँ गाड़ियों को गुजरने के लिए बामुश्किल जगह मिलती है और अगर कोई बड़ी कार दाखिल हो जाए तो उसका गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5वें कदम पर सड़क खत्म। शहर के अस्पताल बढ़ती आबादी का बोझ उठाने में नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ सिविल अस्पताल कराची में एक दिन में 7,000 अफराद की ओपीडी होती है। अस्पताल आने वाले रास्ते गटर के पानी और कचरे से भरे हुए हैं। बाकी मानदा कसर फुटपाथ और सड़कों पर कब्जे ने पूरी कर दी है। गंदगी और गलाजत से भरे इस अस्पताल का अमला बेजार हो चुका है और गैर तरबियत याफ्ता फलाही और खैराती इदारों के अफराद यहाँ मरीजों को डील करते नजर आते हैं या तीमारदार खुद मरीजों को संभालते नजर आते हैं। घोटकी से लेकर ठट्टा और नूरियाबाद तक के लोग कराची के अस्पतालों का रुख करते हैं और इनके तीमारदार कराची की सड़कों और फुटपाथों पर डेरे डालने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर सिंध भर के अस्पताल सही तौर पर काम कर रहे हों तो शायद कराची के इन टीचिंग अस्पतालों की हालत कुछ बेहतर हो सके। चाहे कराची से आने वाले लोग हों या मुल्क के किसी भी हिस्से से, इन अस्पतालों में अक्सर लोग इंतजामिया के नारवा सलूक से नाला नजर आते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सारा दिन मजदूरी करते, रक्षा चलाते, 300-400 रुपए कमाते हैं, फिर और मसले मसाइल। मैं मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा। ये एक छोटा सा एक ट्रेलर है कराची शहर का, जिसमें मैंने आपको यहाँ की सड़कें भी दिखाई, यहाँ के फुटपाथ भी दिखाए, यहाँ के बाज़ार भी दिखाए, यहाँ के खेल के मैदान भी दिखाए और यहाँ के अस्पताल भी दिखाए। ये सब कुछ देखकर वज़ीर आला साहब को समझ जाना चाहिए कि 100 दिन से ज़्यादा उनको होने को आ रहे हैं इक़्तिदार संभाले हुए। उन्होंने आते ही वादा किया था कि वो काम करेंगे और अगर काम नहीं कर सकेंगे तो घर चले जाएंगे। 100 दिन हो चुके हैं, बातें बहुत हो चुकी। वज़ीर आला साहब, काम कब शुरू होगा? अवाम आपसे ये सवाल करते हैं। ये वो लावा है जो मुसलसल बह रहा है और अगर फट गया ये लावा तो शहर में कुछ नहीं बचेगा। कोई शख्स जो कराची की नुमाइंदगी का दावा कर रहा है वो नहीं बचेगा और इसके लिए टाइम बहुत कम है। अब कराची वाले खुद कोशिश करते हैं, जहां उनकी बस चलती है वो खुद निकल पड़ते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, सड़क को पाटने की कोशिश करते हैं, मरीजों को इलाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियासत दूर दूर तक गायब है और एक तूफ़ान है, एक खामोशी है जो कि बहुत बड़े तूफ़ान क्या के मुंतज़िर है। इस पर मज़ीद बात करते हैं कराची की एक ऐसी ही तंजीम जो शहरों पर जाती है, कराची के मुफलिस लोगों की मदद करती है, जाफरिया डिफेंस काउंसिल। इसके रूह रबाज ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़फ़र अब्बास साहब, आपसे थोड़ी दिन कबल आप लोगों ने कैंपेन चलाई थी कूड़े को साफ़ करने के लिए और भरपूर कोशिश की थी, वज़ीर आला हाउस भी पहुँचे थे, कूड़ा उठा के वहाँ डालने की कोशिश की थी। उसका क्या बना? अभी क्या सूरत हाल है आजकल? उसका सूरत हाल ये बनी, कामरान खान साहब को जो है जमशेद और JDC हम लोग रोड पे उतरे, हमने काम शुरू किया। 3.4 मिलियन रुपीज़ हमने खर्च किए। हमने वो पैसा जो खैरात में आता है, इमदाद में आता है, उनसे परमिशन ली, उन्होंने अपने मुखिर हज़रात से, और हमने कराची की सड़कों में काम शुरू किया। हमने हाईलाइट किया उन इश्यूज़ को, कचरा उठाया और हमने दिखाया गवर्नमेंट को कि आपके अस्पताल कचरा कुंडी हैं, आपके स्कूल कचरा कुंडी हैं। आज वो गुजर नाला जिसके ऊपर एहतजाज चल रहा है कि 3,500 मकान तोड़े जा रहे हैं गरीबों के, जिन्होंने 20-20 लाख और 30-30 लाख के खरीदे थे, उस गुजर नाले की ये पोजीशन है कि आप मोटरसाइकिल लेकर नाले के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। तो खुदा न खास्ता बारिश हो गई, कोई और मुसीबत आ गई तो ना पानी निकलने की जगह है। आप मेरे साथ जौहर चौरंगी पे चलिए, वहां से आपको मैं एयरपोर्ट लेकर चलूंगा, जौहर चौरंगी वाले रास्ते। तो उल्टे हाथ पे आपको नाले का जितना फुजला है वो सब रोड के ऊपर मिलेगा। आप मेरे साथ बानिया पाकिस्तान के घर चलिए, इस वक्त पूरे कराची में जो बड़ी बड़ी कचरा कुंडियां हैं उन सबसे ज्यादा कचरा अगर मिलेगा तो बानिया पाकिस्तान के गेट पे मिलेगा आपको। जहां ये पोजीशन हो, अस्पतालों का कुछ पता नहीं। अभी मैं दिन में सुन रहा था, नजम सेठी साहब बोल रहे थे कि PSL इस बार लाहौर में भी होगा। तो कराची का आप सोचिए, वो शहर जिसको मेगा सिटी बोला जाता था, जहां की रोशनी मशहूर थी, जहां की बिल्डिंग्स मशहूर थी, जहां के स्टेडियम मौजूद थे, जहां पे नेशनल हीरोज क्रिकेट खेलते थे, आज वहां नेशनल हीरोज की नमाज़े जनाजा होती है। हमारे शहर का तो जनाजा निकाल दिया गया है। गंदगी, और इसके और कोई आपको बेहतरी के आसार, आप लोग ने कूड़ा उठा के डाल दिया था, वजीर आला हाउस पे मुराद अली शाह से बात हुई थी, हुआ था, अभी तक कोई आपको आसार नजर आ रहे हैं कहीं बेहतरी? आपके सामने थोड़े दिनों बाद, आप चंद दिनों बाद हमें रोड पर दोबारा
देखेंगे। उन्होंने हमसे टाइम लिया था 3 महीने का कि सर सैयद ये जो कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड है सफूरा तक ये बना दिया जाएगा, इसकी ग्रांट अप्रूव हो गई, उसके पैसे दे दिए गए हैं, फलाना डिमाका। कुछ नहीं हुआ। आए दिन के एक्सीडेंट है। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ आज से 10 दिन पहले इसी वजह से कि रात को 3 बजे मैं आ रहा हूं तो एक जमशेद रोड पे गटर का फुजला बीच रोड पे रखा हुआ है, पहाड़ बना और सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद है। तो जब आपको फुजला नजर नहीं आएगा तो क्या होगा? उसके अंदर गाड़ी आने के बाद स्ट्रीट लाइट तो शारा फैसल पे भी बंद है। एयरपोर्ट से आगे अगर आप कायदाबाद की तरफ जाए तो वो पूरी रोड खत्म है, वो पुल खत्म है। आप मुझे किसी पार्क का नाम बताएं। आप मुझे इस कराची में किसी पार्क का नाम बताएं। चले पार्क छोड़ दें, किसी अस्पताल का नाम बता दें। किसी आप मेरे साथ जिन्ना अस्पताल चले, वहां की आपको पता है वेटिंग एरिया कहां है? कचरा कुंडी, पार्किंग। सर क्या हाल कर दिया है शहर का। आपके वेटिंग एरियाज में चेयर्स नहीं है तो मरीज के लवाकिन कहां ठहर रहे हैं? जो सिंध से आए हुए, जो थर से आए हुए, वो पार्किंग एरिया के खुले आसमान के नीचे चबूतरे पे सो रहे हैं। ये मेगा सिटी था आपका। आप कह रहे हैं मैं इस शहर में अब मैच नहीं करा सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है, यहाँ के लोगों की इतनी अहमियत, इतनी मेहनत, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट का मैच हो सके। कचरा कुंडी बना दिया। आप किस इशारा पे हमारे साथ चले? हम दंग रह गए कि जिन शाहराओं से हमने 34 लाख रुपए का कचरा एक एनजीओ उठाए। सर ये बहुत बड़ी बात है। हमने कोई दोबारा हुकूमत से भीख नहीं मांगी कि ये पैसे आप हमें दे दें। हम सिर्फ इनके इस वादे पर कि हम इस शहर को साफ कर देंगे, अब लोकल बॉडी आ गई, हम इनको इख्तियारात दे देंगे, फलाना कर देंगे, दिमागा कर देंगे। थोड़ा बहुत देखने में आया बकरीद पे जो उजड़ियां और फुजला उठा, उसके बाद से पूरा शहर वैसे ही सड़ रहा है। हर गली हर कोना, पता नहीं किस एजेंडे के तहत इस शहर को कचरा कुंडी से भी बदतर बना दिया इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया जनाब जफर अब्बास। यही वो लावा है जो मुसलसल बह रहा है, आतिशफिशा है, अगर फटेगा तो सब कुछ बह जाएगा। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कल के दिन 3 बजे भारतीय चैनल की जो ड्रामे होते हैं, जो शोज होते हैं या ड्रामेबाजी होती है, वो आखिरी लम्हा होगा जब पाकिस्तान के चैनल पर नजर आएगा। ये मामला खत्म। इस हवाले से पैमरा ने अपना काम दिखाया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। भला हो भारत का कि जिसने पाकिस्तानी अदाकारों को, फनकारों को जलील किया, वहाँ से निकाला, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को, ड्रामों को बैन किया, पाकिस्तान से आने वाले फनकारों को मुकम्मल बैन किया। आखिर हमें जागना पड़ा और अब वो हुआ है जो कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे नामुमकिन था। क्रेडिट बहरहाल पैमरा को जाएगा जिसने बहरहाल पाकिस्तानियों को डिलीवर कर दिया है। कल दोपहर 3 बजे आखिरी लम्हा होगा। कोई इंडियन प्रोग्राम, कोई ड्रामा आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे देख सकेंगे। मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पैमरा ने कहा है कि चाहे एफएम रेडियोज हों, चाहे टीवी चैनल्स हों, कोई भी भारतीय कंटेंट अगर नशर होगा तो फौरी तौर पे उस चैनल का, उस एफएम रेडियो का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। और अब ये एक बहुत अहम सफ़र है जो शुरू हो रहा है, मगर अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ कि वो भारतीय अदाकार जो हर चंद मिनट बाद पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं और शायद आते रहेंगे पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियों के इश्तहारात में, पाकिस्तानी कंपनियों के इश्तहारात में, क्या वही कतरीना कैफ, वही करीना कपूर, वही जो भारतीय अदाकार हैं वो पाकिस्तानी स्क्रीनों पे इसी तरह से नमूदार होते रहेंगे जैसे हो रहे। इसमें बहरहाल अभी हुकूमत को फैसला करना होगा और इसके लिए कानून साजी करनी होगी या अहकाम जारी करने होंगे, क्योंकि चैनल पे ड्रामे और ये सब चीज़ें तो बंद हुई हैं, शोज बंद हुए हैं, लेकिन भारतीय अदाकारों के चेहरे मुसलसल इन कंज्यूमर्स आइटम्स पे, जो कि यहाँ पे कमर्शियल्स में मुसलसल टेलीविजन चैनल पे नजर आ रहे हैं, क्या वो इसी तरह से आते रहेंगे? लेकिन ये जो इंडियन कंटेंट खत्म हो रहा है, पाकिस्तान से इंडियन ड्रामे शोज खत्म हो रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब नोमान नबी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ब्रांड पार्टनरशिप एडवर्टाइज के। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान नबी साहब। ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, ये इंडियन कंटेंट खत्म होने पे इसके क्या असरात होंगे, किस तरीके से इसका असरात नजर आएंगे? नोमान नबी साहब से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो कमर्शियल्स हैं वो अब भी उसमें इंडियन अदाकार छाए हुए हैं। हमें देखना ये है कि क्या ये कमर्शियल जो हर वक्त हमारी स्क्रीन पर नजर आते रहते हैं, ये इसी तरह से आते रहेंगे। इतना है फॉल कभी शर्ट पे, कार सीट पे, सेट्स पे। बार बार देखो, जब कुछ नहीं छुपाने को तो बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने को। ताजगी का धमाका, उफ उफ कितना ड्रामा, ओह गॉश। मैं आई हूँ आपके पास क्योंकि मौका है कुछ खास। देखते ही देखते साफ शफाफ।
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे इसके असरात वक्ती तौर पे तो मरतब होंगे, क्योंकि जो रेटिंग्स इन ड्रामों को मिलती थी, देखिए इसके लॉन्ग टर्म तो अच्छे असरात मुरतब होंगे। इमीडिएटली अलबत्ता ज़ाहिर है एक छोटा सा बहुत बड़ा एक डिप आएगा, जो रेटिंग स्कैटर होगी और उसको फिर सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो रेटिंग ही मोनेटाइज होती है, तो रेटिंग को सेटल होने में जो वक्त लगेगा वो एक पीरियड ऐसा होगा। रेटिंग तो ये हो गई थी, अगर जो रेटिंग के बारे में मुझे मालूमात है, जो पाकिस्तान में रेटिंग मिलती है, वो जो रेटिंग मिलती थी वो मुझे जो बताया गया कि फिल्म एशिया चैनल पे, एक फिल्म एशिया चैनल है, उस पे नागन ड्रामा जो आता था उसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिलती थी। तो अब ये नहीं मिला करेगी, ये पाकिस्तान में रेटिंग होती है। नहीं, देखिए अब ये तो खैर एक अलग चीज है, एक करेंसी ऑफ द टाइम है, वो एक यार्ड स्टिक है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में ये नहीं कह रहा सही है गलत है, लेकिन रेटिंग इसी को कहते हैं ना कि फिल्म एशिया चैनल पे नागन की सबसे बड़ी रेटिंग है, इसी को रेटिंग कहते हैं ना। जी आई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन हम सफर की भी आई है और उससे पहले और ड्रामों की भी आई है, पाकिस्तानी ड्रामों की। तो अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो कमर्शियल्स में अभी इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसको बंद किया जा सकता है? बिल्कुल खान साहब, इसलिए कि अगर आप गौर कीजिए तो इस वक्त जो दो बड़ी बेवरेज ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उनमें कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है और ना इंडियन एक्टर है। इसी तरह और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें लीडिंग ब्रांड्स है, बिस्किट है, उसमें कोई इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल वो बंद हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से, क्योंकि उनको इमीडिएट बंद करने से उन इदारों के मार्केटिंग और कमर्शियल जो मकासद हैं वो इफेक्ट होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई क़यामत आ जाएगी। ज्यादातर इश्तिहार बनते पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब नोमान नबी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के खिताब होते, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।